नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार मिश्रा है। मैं एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं। आज का मेरा विषय है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनीज। ये बीकॉम अंतिम वर्ष का एक चैप्टर है जो कि एमकॉम सेम 1 में एडवांस अकाउंट में भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज। सूत्रधारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी क्या होती है? जब एक कंपनी सामान्य व्यवसाय करने वाले किसी दूसरे कंपनी के 51% वोटिंग राइट शेयर्स, मताधिकार वाले अंश या उससे अधिक संख्या में अंशों को क्रय कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में जिस कंपनी ने अंशों का क्रय किया है वह सूत्रधारी कंपनी कहलाती है और जिस कंपनी के अंश को क्रय किया है वह सहायक कंपनी के रूप में जानी जाती है। सामान्यतः एक कंपनी दूसरे कंपनी को इसलिए क्रय करती है ताकि न केवल उसका क्षेत्र, कंपनी का दायरा बढ़े, अपितु मार्केट में हो रहे कंपटीशन को भी वो सरलता से फेस कर सके, जिसे हम आगे देखेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी। सूत्रधारी कंपनी हम सूत्रधारी कंपनी अर्थात होल्डिंग कंपनी से तात्पर्य ऐसे कंपनी से लगाई जाती है जो सहायक कंपनी के 51% या उससे अधिक मताधिकार वाले अंशों को क्रय कर लेती है, जिसे हम वोटिंग राइट शेयर्स के रूप में भी जानते हैं, को क्रय कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि मैंने भी पूर्व में बताया था कि जिस कंपनी को उसने क्रय किया है वह कंपनी सहायक कंपनी होती है और जिस कंपनी के द्वारा क्रय किया गया है वह सूत्रधारी कंपनी मानी जाती है। माना कि ए कंपनी ने बी कंपनी के 51% या हम कहें 60% समतांश का क्रय कर लिया है। ऐसी स्थिति में यह ए कंपनी जो होगी वह सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी और जो बी कंपनी होगी वह सहायक कंपनी के रूप में जानी जाएगी। आइए हम सूत्रधारी कंपनी के उद्देश्यों को जानने का प्रयास करें। पहला उद्देश्य है विभिन्न कंपनियों के माध्यम से आपसी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के उद्देश्य से एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को या सामान्य व्यापार करने वाले एक कंपनी दूसरे कंपनी को आपस में क्रय कर लेती है। दूसरा है कंपनी के एकीकरण संबंधी दोषों को दूर करने के लिए यह प्रक्रिया की जाती है। तीसरा है धन का उचित सदुपयोग करने के लिए और लाभदायक रीति में विनियोग, इन्वेस्टमेंट करने के उद्देश्य से इसको किया जाता है। एक ही व्यवसाय में संलग्न विभिन्न कंपनियों के प्रबंधन का केंद्रीकरण करने के उद्देश्य से भी सूत्रधारी कंपनियों के द्वारा सहायक कंपनियों का क्रय किया जाता है। अर्जित लाभ को अन्य साधनों में नियोजित करने के उद्देश्य से भी यह कार्य किया जाता है। सामान्य व्यवसाय में लगी पृथक अस्तित्व वाली विभिन्न कंपनियों की व्यावसायिक नीतियों में समानता लाना भी इसका एक उद्देश्य होता है। कभी कभी सहायक कंपनी की स्थिति को सुधारना एवं उनकी कुशलता में वृद्धि करने के लिए भी सूत्रधारी कंपनी के द्वारा सहायक कंपनियों का क्रय किया जाता है। जब हम इस पाठ में मिश्रित चिट्ठा हमें बनाना होता है, मिश्रित चिट्ठा या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाने से पहले यह हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम कुछ बिंदुओं पर
ध्यान दें। जब एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को क्रय करती है तो सामान्यतः क्रय करने की अवधि के पहले और बाद की स्थिति का विशेष महत्व मिश्रित चिट्ठा को बनाते समय होता है। एक कंपनी के द्वारा दूसरे कंपनी को क्रय करने के पूर्व के सभी आंतरिक संपत्ति और दायित्व जो कि सहायक कंपनी के हैं, वह ख्याति और पूंजी लाभ निकालने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। एक व्यापार को क्रय करने के पश्चात के सहायक कंपनी के संपत्ति और दायित्व सूत्रधारी कंपनी के संपत्ति और दायित्व के साथ जुड़ जाते हैं। अन्य शब्दों में अगर हम इसे समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम मिश्रित चिट्ठा बनाते हैं तो बड़ी कंपनी जो कि सूत्रधारी कंपनी है के सभी चीजों को यथावत हम मिश्रित चिट्ठा में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिख देते हैं, जबकि सहायक कंपनी के केवल हम स्थायी संपत्ति एवं बाह्य दायित्वों का लेखा ही करते हैं। आंतरिक या कृत्रिम संपत्ति और बाह्य दायित्वों का आंतरिक दायित्वों का प्रयोग लाभ हानि ख्याति गणना के लिए किया जाता है। माफ करेंगे। तो देखिए, हम कुछ मूल बातों को ध्यान देंगे तो हमें मिश्रित चिट्ठा बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। पहला है कि सूत्रधारी कंपनी की संपत्ति एवं दायित्व जो उसके चिट्ठे में दिए हुए हैं वह पूरे के पूरे उसी प्रकार से मिश्रित चिट्ठे में आएंगे जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। जबकि दूसरा है सहायक कंपनी की संपत्ति और दायित्व जो उसके चिट्ठे में दिए हुए हैं, उनमें से स्थायी संपत्ति और दायित्वों को पूरा ले मिश्रित चिट्ठा में लेंगे। तीसरा है जो आंतरिक दायित्व और आंतरिक संपत्तियां या कृत्रिम संपत्ति के रूप में होगी उसको हम दो भागों में बांटकर समझेंगे। कैसे? कौन सी संपत्ति जो कि मैंने भी आपको बताया कि जो व्यापार खरीदने के पूर्व के हैं वह ख्याति या पूंजी संचय निकालने के लिए प्रयोग किए जाएंगे, गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए सहायक कंपनी के जो आंतरिक संपत्ति और दायित्व हैं वह उसके ख्याति या पूंजी संचय निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। अपितु जो मूल संपत्ति है, सूत्रधारी कंपनी है, उसके संपत्तियों को हम पूरा का पूरा यथावत मिश्रित चिट्ठा में ले लेंगे। ये जितने अंशों को सूत्रधारी कंपनी के द्वारा क्रय किए गए हैं के उपरांत जो शेष बचे हैं, जैसा कि मैंने प्रारंभ में उदाहरण दिया था, ए ने बी के 60% अंशों का इक्विटी शेयर्स को क्रय किया है। ऐसी स्थिति में 40% अंशों का क्रय उसके द्वारा नहीं किया गया है। ये 40% जो अंश बचे हैं यही आपके माइनॉरिटी इंटरेस्ट की गणना में काम आएंगे और इन्हें अल्पमत हित के अंशधारी कहे जाते हैं। अल्पमत हित धारी जो होते हैं वो पूर्व एवं पश्चात के सभी लाभों में, आंतरिक संपत्ति और दायित्वों में अपना अधिकार रखते हैं अपनी सीमा तक, जो कि मेरे उदाहरण अनुसार 40% मैंने बताया हुआ है। व्यापार के पूर्व का संचय और लाभ ख्याति या पूंजी संचय निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह भी मैंने बताया कि प्रश्न में अगर स्पष्ट नहीं है कि दिया गया लाभ पूर्व का है या व्यापार क्रय करने के पश्चात का है, तो हम सदैव उसको व्यापार क्रय करने के पूर्व का ही मानेंगे। मैं पुनः बातों को दोहराता हूं कि जब भी हम मिश्रित चिट्ठा बनाते हैं तो पूर्व और पश्चात का नियम केवल सहायक कंपनी के लिए मान्य होता है। पूर्व के सभी लाभ या आंतरिक संपत्ति और कृत्रिम संपत्ति और आंतरिक दायित्वों का प्रयोग विभिन्न गणनाओं के लिए किया जाता है, जबकि मूल कंपनी के सभी चीजों को यथावत लिखा जाता है।
आगे हम इसे एक प्रश्न के माध्यम से भी समय आने पर समझेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट की गणना की जाती है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की गणना हमेशा जो सहायक कंपनी है उसके सभी आंतरिक संपत्ति और दायित्वों पर की जाती है। जैसे सबसे पहले पूंजी, अंश पूंजी, माना कि 1 लाख रुपए अंश पूंजी बी लिमिटेड की थी, तो 40,000 जो अंश पूंजी है उस पर इस माइनॉरिटी शेयर होल्डर का अधिकार होगा। व्यापार क्रय करने के पश्चात के जो लाभ हानि वगैरह है वो सभी यहां पर माइनॉरिटी, क्योंकि पहले के भी अधिकारी हैं और बाद के भी अधिकारी हैं, तो जो वहां पर प्रश्न में लाभ संचय जो दिया रहेगा सहायक कंपनी का, सीधा उसका 40% हम गणना करके इन खानों में लिख देंगे। बोनस दिए होने पर 40%, लाभ हानि दिया होने पर 40%, रिवोल्यूशन के कारण एसेट्स की वैल्यू में वृद्धि होने पर जो कि लाभ होगा उसका भी 40% यहां पर हम प्लस करेंगे। उसी प्रकार किसी भी प्रकार का हानि जो 40 वर्ष में हुआ है वह 40% की दर से विभिन्न मदों के माध्यम से यहां माइनस हो जाएगा और इस प्रकार से हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट की गणना करेंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। व्यापार क्रय मूल्य दिया होता है, यदि क्रय मूल्य नहीं दिया है तो जो अंश हस्तांतरण का मूल्य होता है वही यहां पर क्रय मूल्य के रूप में दर्शाया जाता है। जो हमने सहायक कंपनी के अंशों का 80%, 60%, जैसा कि इस उदाहरण में मैंने बताया, तो यहां पर 60,000 रुपए अंश पूंजी के रूप में आ जाएंगे। व्यापार क्रय करने के पूर्व के जो भी संचय है, जो भी लाभ हानि है, जो भी पुनर्मूल्यांकन का लाभ हानि है, बोनस है, लाभांश है, पुराना पूंजी संचय है, वह सब इस अंश पूंजी के साथ जुड़ जाएगा और वह क्रय मूल्य से माइनस होकर बाहर में लिखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार रिवोल्यूशन के लॉस है। लॉस अगर हम खरीदने में हमें या गुडविल के प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशंस जो हैं, जो आर्टिफिशियल एसेट्स हैं, इनको हम इस गणना की हुई चीज में जोड़ देंगे। तो अंत में यदि हमारी राशि प्लस में आती है तो हमने जो किया है वो सही है, और प्लस में आती है तो वह गुडविल है, और यदि गणना माइनस में आती है तो वह कैपिटल रिजर्व के रूप में माना जाता है। इसे हम एक प्रश्न के माध्यम से देख सकते हैं। यहां एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि द विकास कंपनी लिमिटेड एक्वायर्ड द होल शेयर इन द अजय कंपनी लिमिटेड ऑन 31st March 2019. The balance sheet on the above date was this. विकास ने अजय लिमिटेड के सभी अंशों को क्रय कर लिया है। अब जैसे ही सभी अंशों को क्रय कर लिया है बताया जाता है, तो इस प्रश्न में अल्पमत हित की गणना नहीं की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना होता है, और जब हम इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाएंगे तो संपत्ति को हम जोड़ के लिख देंगे। 9,35,000 और 3,85,000, इस प्रकार 9 3 12 13,20,000 रुपए संपत्ति हम पूरा का पूरा लिख देंगे जोड़ के। इसमें हमें किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करना है। लेनदार जो कि एक बाह्य दायित्व है, दोनों को जोड़ के हम यथावत यहां पर लिख दिए हैं। इसमें भी हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शेष, जैसा कि मैंने बताया है आपको कि जो विकास कंपनी है, हम ए बोल रहे थे, या विकास कंपनी जिसने खरीदी है, उनकी सभी चीजें यथावत नए चिट्ठे में आती हैं। देखिए आप, शेयर कैपिटल 11 लाख, जनरल रिजर्व 1,10,000, प्रॉफिट एंड लॉस 41,250 यथावत आया है, कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो सहायक कंपनी है, सहायक कंपनी का शेयर यहां नहीं आएगा क्योंकि वो सभी आंतरिक है।
और उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। जैसा कि मैंने बताया, हमें प्रश्न में क्रय मूल्य दिया रहता है, नहीं देने पर जो हमने क्रय किया है, जो इन्वेस्ट किया है, वही उसका क्रय मूल्य होता है। 3,71,250 रुपए उसका क्रय मूल्य है, जिसपे शेयर कैपिटल चूंकि पूरा 100% खरीदा गया है, तो छोटे कंपनी का शेयर कैपिटल ये देखिए 2,75,000। उसके जनरल रिजर्व कुछ नहीं बोलने पर पूर्व का माना जाता है, इस प्रकार उसका जनरल रिजर्व, कुछ नहीं बोले होने पर ये प्रॉफिट एंड लॉस पूर्व का माना जाता है, इसलिए पूरा ये प्रॉफिट। यहीं पर यदि पूरे अंशों को न क्रय करके 80% अंशों को क्रय किया जाता, तो ये सभी गणना 80% पे की जाती और 20% के लिए अल्पमत हित के रूप में हम पृथक से गणना करते। इस प्रकार यह जो हम देख रहे हैं, कॉस्ट इतना है, रिकवरी इतनी है, तो लॉस की स्थिति में भी हमने इस व्यापार को क्रय किया है, यह हमारे लिए गुडविल होता है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देख के हमने क्रय किया है। जैसा कि मैंने बताया कि धनात्मक प्लस में आने पर गुडविल और माइनस पे आने पर कैपिटल रिजर्व होता है। थैंक यू प्लीज।